नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप जुड़े हुए हैं स्टडी IQ IAS ऑप्शनल चैनल पे। फिर से मैं एक नए विचारक के साथ उपस्थित हूं। प्रयास रहता है कि आप तक विचारकों के व्यक्तित्व के बारे में समझ आपकी बन पाए, आप तक विचारकों की व्यक्तित्व की समझ आप तक पहुंचे, जिसके कारण विचारकों के विचारों को आप समझ पाए। इसी क्रम में आज बात हम करेंगे निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली का नाम सुनते ही बहुत सारे कथन आपके दिमाग में आते हैं और अक्सर मैकियावेली की तुलना हम भारत के अपने प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, विचारक कौटिल्य से करते हैं, चाणक्य के साथ इसकी तुलना करते हैं। हालांकि पिछली कक्षा में मैंने बताया कि कैसे एक तरफ अरस्तु बन रहा था, एक तरफ चाणक्य बन रहे थे, लेकिन अरस्तु और चाणक्य में एक बड़ा डिफरेंस था। जहां चाणक्य के विचार और व्यवहार दोनों ही यथार्थवादी, व्यवहारवादी थे, वहीं अरस्तु के विचार आदर्शवादी थे और कार्य व्यवहारवादी थे। इसीलिए जब ज्यादा वैचारिक साम्यताओं की बात होती है तो वैचारिक साम्यता में हम ज्यादा नजदीकी मैकियावेली की चाणक्य से देखते हैं, न कि अरस्तु की चाणक्य से। मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली इटली का रहने वाला है और एक ऐसे समय में पैदा हुआ जब मध्यकालिक गतिविधियां बड़े चरम पे थी, या यूं कह लें कि मध्यकालिक गतिविधियों के अंत का समापन शुरू हो रहा था। मैकियावेली के टाइम पे ही यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और इस धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण ने मैकियावेली पे इतना प्रभाव डाला कि मैकियावेली के पूरे विचार मध्यकालिक व्यवस्था के विपरीत हुए और इस नए विचारों के कारण ही मैकियावेली ने राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन किया, युग परिवर्तन किया और अंततः मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता माना जाता है, आधुनिक राजनीति का जन्मदाता, आधुनिक राजनीति का जन्मदाता माना जाता है। जन्मदाता माना जाता है किसको? मैकियावेली को। मैकियावेली ने यूनानी दार्शनिकों को पढ़ा, देखा, जाना और उनके अच्छे विचारों को व्यवहारिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किया और साथ ही साथ मध्यकालीन व्यवस्थाओं के अंत की बात की। मध्यकालिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो विचार था वो था धर्म के प्रभुत्व का विचार। और लगातार पूरे मध्यकाल जो कि 1000 सालों का रहा, उसमें एक ही बात डिसाइड करने में सारी सारी जो समस्या थी वो एक ही बात डिसाइड करने में थी कि आखिर शासक बड़ा है या धर्म बड़ा है, राजा बड़ा है या पोप बड़ा है, चर्च बड़ा है या राज्य बड़ा है, आखिर कौन किससे प्रशासित होगा। और चूंकि दोनों अपने को बड़ा होने का दावा करते रहे और इस कारण इनके बीच में संघर्ष चलता रहा और उस संघर्ष का भुक्तभोगी तात्कालिक जनता थी। तो 1000 साल तक किसी तरीके के राजनीतिक विचार का विकास ही नहीं हुआ। इसीलिए राजनीतिक युग का मध्यकाल को अंध युग के नाम से भी जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। इस मैकियावेली ने इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया और अंततः धर्मनिरपेक्षता जैसे विचार को स्थापित करके मध्यकाल को अंत कर आधुनिक राजनीति की नींव रखी, आधुनिक राजनीति के जन्मदाता के रूप में अपने नाम को स्थापित किया। लेकिन ये विचार हम मैकियावेली के परिस्थितियों से समझेंगे कि आखिर मैकियावेली ने ऐसा क्यों किया। ये मैकियावेली से हुआ या मैकियावेली ने सोच विचार के किया। मैकियावेली के संबंध में तो साफ साफ लिखा जाता है कि मैकियावेली वास्तविक अर्थों में, आज तक किसी के लिए नहीं कहा गया, वास्तविक अर्थों में मैकियावेली वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है, अपने युग का शिशु है, अपने युग का शिशु है। मतलब सामान्यतः हम तो पढ़ते आए हैं कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, सामान्यतः हम ये पढ़ते आए हैं कि व्यक्ति परिस्थितियों का दास होता है, लेकिन परिस्थितियों का प्रभाव जितना मैकियावेली पे देखने को मिला उतना शायद किसी विचारक पे देखने को मिला हो। इसीलिए डनिंग विचारक है, कहता है कि मैकियावेली वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु है। इसके विचारों पे सारे के सारे प्रभाव, सारा का सारा प्रभाव इसके विचारों पे परिस्थितियों का है।
सामान्य पढ़ाई लिखाई में था और इसके समय में इटली 5 गणराज्यों में बटा हुआ था और इन 5 गणराज्यों में से एक गणराज्य जिसका नाम फ्लोरेंस था, वहां का रहने वाला था मैकियावेली। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई और बहुत उच्च शिक्षा नहीं हुई और एक छोटे पद पे सरकारी नौकरी में काम करने लगा। लेकिन चूंकि समझ अच्छी थी, निर्णय अच्छे थे, व्यवहार परिपक्व था, लिहाजा जल्दी जल्दी इससे प्रमोशन मिलने लगा और एक अच्छे पद पे फ्लोरेंस में एक सरकारी अच्छे पद पे पहुंचा और ऐसे पद पे इसने काम किया जिस पद पे इन्हें कई सारे देशों में जाने का भी मौका मिला। तो ऐसी स्थिति में मैकियावेली ने अन्य राज्यों को भी देखा कि कैसे इटली जो कभी महान साम्राज्य हुआ करता था, आज 5 गणतंत्रों में बंटकर कमजोर सा है और वहीं स्पेन, वहीं इंग्लैंड, वहीं फ्रांस राजतंत्र के कारण बड़ी तेजी से बड़े हो रहे हैं। इसलिए इसने देखा कि अगर इटली को भी एक मजबूत साम्राज्य के रूप में स्थापित होना है, बड़ा राष्ट्रवादी व्यक्ति था, तो उसे राजतंत्र अपनाना होगा। और यही कारण था कि मैकियावेली ने जब बड़े पद पे काम करते हुए स्पेन से युद्ध होता है और अंततः जो फ्लोरेंस राज्य है वो स्पेन के कब्जे में आ जाता है, लिहाजा मैकियावेली को जेल में डाल दिया जाता है और कुछ मित्रों की मदद से मैकियावेली फिर छूट जाता है इस शर्त के साथ कि वो कभी भी राजनीतिक क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक तरीके से निर्वासित जीवन जी रहा है, पहचान छुपा के जीवन जी रहा है, कहीं दूर किसी गांव में पड़ा हुआ है। लेकिन इस व्यक्ति के भीतर वो जो इटली की दुर्दशा है उसके प्रति बड़ा दुख है और ये चाहता है कि इटली एक बार फिर से वैसा साम्राज्य बने जैसा कभी वो पुराने समय में हुआ करता था। इसके लिए उसने बहुत चिंतन किया और चिंतन करके पाया कि इसके लिए राजतंत्र की जरूरत है। और यही कारण था कि उसने जब स्पेन का राजा, पता लगा मैकियावेली को कि स्पेन का राजा फ्लोरेंस आ रहा है, तो उसने एक बड़ी किताब की रचना की जिसको द प्रिंस कहा जाता है। द प्रिंस बड़ी मजबूत पुस्तक है। द प्रिंस की रचना की और मैकियावेली ने द प्रिंस देने का प्रयास किया कि शासक प्रशासक जो वहां के राजा स्पेन के उसको देंगे तो शायद हमारी वापसी हो जाए और मैं फिर से इटली के लिए कुछ कर पाऊं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन प्रिंस बाद में बहुत लोकप्रिय हुई और प्रिंस में मैकियावेली ने राजतंत्र का समर्थन किया, जबकि वास्तविक अर्थों में जो मैकियावेली है वो राजतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र का समर्थक है। वो इटली के उस फ्लोरेंस के जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी उसको बहुत बेहतर मानता था, लेकिन तात्कालिक समस्याओं का समाधान, एक मजबूत इटली राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब इटली का एकीकरण करे और ये एकीकरण गणतंत्र में हो ही नहीं सकता। इसलिए उसने द प्रिंस लिखा, एक मजबूत राजतंत्र का समर्थन किया। उसका मानना था कि एक मजबूत निरंकुश राजतंत्र के द्वारा ही इटली का एकीकरण करके एक बड़ा साम्राज्य इंग्लैंड, फ्रांस या स्पेन जैसा बनाया जा सकता है। इसलिए उसने द प्रिंस लिखी और राजतंत्र का समर्थन किया। लेकिन जब इससे बात नहीं बनी और आगे कोई काम था नहीं तो फिर से वो लेखन कार्य में लगा रहा। फिर उसने डिस्कोर्सेस किताब लिखी, उसने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखा, फ्लोरेंस का इतिहास लिखा, आर्ट ऑफ वॉर, युद्ध की कला नामक पुस्तक लिखी और आजीवन इस कार्य में लगा रहा कि इटली पुनः एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आए और अंततः एक लावारिस रूप में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके विचारों पे जो उसके विचार हैं, उन विचारों को जब हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि उसके विचार परिस्थितियों का देन है। अगर वो राजतंत्र का समर्थन करता है, राजतंत्र का समर्थन, तो वो समर्थन उसकी परिस्थितियों का देन है। अगर वो राज्य को और धर्म को अलगाव की बात करता है, अलगाव की बात करता है जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता, तो वो धर्म सुधार और पुनर्जागरण आंदोलन के कारण है। अगर वो डिस्कोर्सेस लिखता है और गणतंत्र को शांति काल के लिए एक अच्छी बात करता है तो वो खुद ऐसे गणतंत्र में रहा था, इसलिए उसके विचार ऐसे हैं। जब वो शासक को धर्म और नैतिकता से मुक्त करता है, धर्म और नैतिकता से मुक्त करता है, तो उसके पीछे भी उसके तात्कालिक कारण है। अरस्तु कहता है, मैकियावेली कहता है कि राजा को, शासक को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह क्रूर होना चाहिए। शासक को नैतिकता, पाप, पुण्य आदि के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। वास्तविक अर्थों में शासक को वो करना चाहिए जिससे राज्य की स्थिरता, राज्य की शांति बनी रहे।
यही कारण है कि कई बार कहा जाता है कि मैकियावेली ने राज्य का सिद्धांत नहीं, राज्य की सुरक्षा का सिद्धांत दिया और शासक को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया कि राज्य की स्थिरता, राज्य की शांति सुरक्षा बनाने के लिए कुछ भी करे। जैसे कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद की बात की शासन की स्थिरता के लिए, ऐसे ही मैकियावेली ने साम दाम दंड भेद की बात की। शासक को फ्री हैंड किया कि शासक फोकस करे कि स्थिरता बनी रहे, क्योंकि स्थिरता से ही सुशासन आ सकता है। लिहाजा मैकियावेली के विचार वैसे ही हैं जैसे विचार कौटिल्य के, इसलिए तुलना होती। अब आप कहोगे कि शासक को अगर धर्म नैतिकता सबसे मुक्त कर दिया तो शासक निरंकुश हो जाए, आतताई हो जाए। नहीं, इसके लिए इसने लिमिटेशन लगाए और इसने कहा कि एक शासक कुछ भी कर सकता है, किसी का परिवार और किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस लिमिटेशन के साथ राजा जो चाहे वो करे। तो ऐसी स्थिति में अगर ये विचार भी किया जाता है कि एक निरंकुश तंत्र की बात करता है, तो नहीं, इसने मूल लिमिटेशंस लगाए। आप किसी के परिवार को और किसी को संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बाकी शासक जो चाहे वो कर ले। इसने मानव स्वभाव की भी बात की। इसने खुद बड़े नजदीक से देखा, अपने दोस्तों मित्रों को देखा जो इनके साथ काम करते थे, स्पेन के लिए थे, और जब स्पेन का कब्जा हुआ तो इन्हें जेल में डाल दिया गया। थोड़ी बहुत मदद मिली जेल से निकलने में, लेकिन विभिन्न शर्तों के साथ। तो इसने देखा कि वही लोग जो हमारे साथी थे वो कल के विरोधी हो गए। मानव स्वभाव के भीतर इसीलिए ये लिखता है कि मनुष्य संपत्ति का घोर आकांक्षी होता है, स्वार्थी होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति आपके साथ तब तक लगा रहेगा जब तक उसकी स्वार्थ सिद्धि होती है। जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्धि बंद होगा, वो आपके खिलाफ हो जाएगा, वो आपके विरुद्ध हो जाएगा। ऐसा विचार परिस्थितियों के कारण है। मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को या पिता की हत्या को जल्दी भूल जाता है, अपेक्षाकृत संपत्ति छीनने वाले को या संपत्ति नाश को नहीं भूलता। इस तक व्यक्ति की प्रकृति की बात की। तो ऐसा प्रकृति की बात करने वाला व्यक्ति यथार्थवादी ही कहा जाएगा, यथार्थवादी ही कहा जाएगा। इसलिए मैकियावेली को यथार्थवादी और आधुनिक राजनीति के पिता के रूप में जाना जाता है। अब तक जो भी विचार लोगों ने दिए, उन सभी विचारों के उलट मानव स्वभाव के बारे में विचार, राज्य के बारे में विचार, राजा के बारे में विचार, शासक के बारे में विचार और धर्म और नैतिकता के बारे में विचार बिल्कुल नए थे, जिसको कहने का आज तक किसी ने साहस नहीं किया। और ये इसने इसलिए किया है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, एक निर्वासित जीवन जी रहा था। कोई कर भी लेता तो क्या ही कर लेता। तो परिस्थितियां तय करती हैं हमारे विचार क्या होंगे, हमारे विचार नहीं तय करते कि परिस्थितियां क्या होंगी। और इस तरीके का विचार अंततः आपको मार्क्स में देखने को मिलेगा जब हम पश्चिमी दार्शनिकों के अंतिम छोर पे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी विचारक के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे उसके विचारों को कैसे समझा जा सकता है इसकी बात करेंगे। ठीक है। अगर आप ऑप्शनल PSIR पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ पेड क्लासेस पे, जो 2025 के लिए या अब 26 के लिए भी, तो आप स्टडी IQ के ऐप पे जाएं या स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे PSIR हिंदी माध्यम अमरेंद्र पांडे सर्च करें। आपको बैच मिल जाएगा, उसमें लास्ट डेट क्या है और कब से बैच शुरू हो रहा है वो मिल जाएगा। और उसको एडमिशन जब लेना हो तो AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें। आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करें तो आप बेहतर डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।